नमस्कार दोस्तों, आज अपन सीएमएल के बारे में जानेंगे। सीएमएल क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया है। ये उन लोगों के लिए है जिनको सीएमएल डायग्नोस हो चुका है। सीएमएल में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ था, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोन मैरो टेस्ट किया, एक बीसीआर एबीएल नामक जांच करी और उसके बाद आपको दवाई पे स्टार्ट कर दिया। अपने पास 3 प्रमुख फ्रंटलाइन थेरेपीज हैं जिसमें इमैटिनिब, डेसाटिनिब और निलोटिनिब नामक 3 दवाइयां हैं। ये दवाइयां कोई भी चूज कर सकता है और हम किसी भी बेसिस पे इसको दे सकते हैं, वो डॉक्टर की प्रेफरेंस होती है। तो मान लीजिए आपने इमैटिनिब की गोली चालू करी, जो कि 400 mg की गोली होती है। रात को गोली पानी के साथ खानी होती है। आंखों के नीचे सूजन आना, चेहरे पे सफेदपन हो जाना, पैरों पे सूजन आना, मांसपेशियों में दर्द होना, लूज मोशंस की शिकायत या अत्यधिक बार स्टूल जाना की कंप्लेंट हो सकती है इमैटिनिब की दवाई से। रोज दवाई खानी है, इंपॉर्टेंट ये है दवाई नहीं छोड़नी है। 3 महीने पे पीसीआर एबीएल चेक करवाना है, तीसरे महीने पे, छठे महीने पे, 9वें पे, 12वें पे, 15वें पे, 18वें पे, ऐसे हर 3-3 महीने में अपना बीसीआर एबीएल की जांच कराना आवश्यक है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्यों कराना है, क्योंकि जांच से हमें पता चलता है कि हमारा बीसीआर एबीएल जो सीएमएल का मार्कर है कितना कम हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास टारगेट भी होगा। टारगेट कितना है? 6 महीने पे लेस देन 10%। तो वो आईएस वैल्यू आती है, आप सब अपनी अपनी रिपोर्ट खोलिएगा और उसपे एक आईएस वैल्यू, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू लेस देन 10%, मतलब लेस देन 10%, 6 महीने पे लेस देन 1% और 12 महीने पे लेस देन 0.1% होना चाहिए। और टारगेट हमारा कितना होना चाहिए? 0.0, पॉइंट लगाएंगे एक, 0.032, ये हमारा टारगेट है। अगर हम अचीव कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट जो मैंडेटरी अचीव करना है वो 12 महीने पे लेस देन 0.1 अचीव करना जरूरी है। मान लीजिए आप टारगेट्स अचीव नहीं कर रहे तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके चर्चा करनी चाहिए कि दवाई चेंज करनी है या नहीं करनी है। तो मान लीजिए 6 महीने पे लेस देन 10% नहीं हुआ तो बदलाव करना है, 12 महीने पे लेस देन 0.1% नहीं हुआ तो बदलाव करना जरूरी है। ये बात समझिएगा। इमैटिनिब की गोली नहीं छोड़नी है। आंधी है, तूफान है, भगवान है, इमैटिनिब की गोली नहीं छोड़नी। बहुत सारे लोगों को डेसाटिनिब और निलोटिनिब नामक दवाई भी चालू की जाती है। डेसाटिनिब की गोली 50 mg की आती है तो 100 mg की गोली दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन द फेज। अगर आपका क्रॉनिक फेज है या सिर्फ क्रॉनिक फेज है तो 100 मिलीग्राम से स्टार्ट होगी। और अभी डेटा 50 mg का आ रहा है कि 50 mg भी गुड होगी 100 मिलीग्राम जितनी, पर अभी तक आया नहीं है तो हम अभी तक 100 मिलीग्राम की गोली ही दे रहे हैं। इसके करने के बाद में अगर आपका एक्सेलरेटेड फेज या ब्लास्ट फेज, जिसमें ब्लास्ट परसेंटेज 10% से ऊपर है या ब्लास्ट परसेंटेज 20% से ऊपर है, तो आपको डेसाटिनिब 140 मिलीग्राम देनी पड़ती है। और ध्यान रखिएगा कि जिनकी सांस अगर फूले तो एक्सरे जरूर कराइएगा डेसाटिनिब पे, क्योंकि लंग में पानी भरने की शिकायत हो सकती है। दवाई को कम करना पड़ता है, डोज को कम करना पड़ता है, दवाई को बंद भी करना पड़ता है, डायरेटिक्स देने पड़ते हैं और स्टीरॉयड की गोली की भी आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद लोअर डोज पे स्टार्ट करते हो, लोअर डोज पे चलते हो ठीक ठाक तो कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हम निलोटिनिब नामक दवाई है, निलोटिनिब 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद दवाई से कुछ नहीं खाना होता, दिन में 2 बार खानी होती है। 300 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम की डोज होती है। जो जिनका रिस्क फैक्टर्स कम है, जैसे सोकाल स्कोर होता है, उसे आप 300 mg की गोली से स्टार्ट करते हो। सुबह शाम 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद कुछ नहीं खाना। दोस्तों, पहले महीने में आप 2 बार सीबीसी चेक कराते हो, अगले 2 महीने में हर महीने चेक कराते हो, और जब एक बार बीसीआर एबीएल ठीक होने लगता है, सीबीसी नॉर्मलाइज होने लगता है, तो 2 से 3 महीने में आप सीबीसी और एलएफटी की जांच कराते हो। दवाई बंद नहीं करनी है। अभी हमारे पास और नई दवाइयां आ चुकी हैं जिसका नाम एसिमिनिब, पोनाटिनिब और बोसाटिनिब भी है। पर ये रिलैप्स रिफ्रैक्टरी पेशेंट हो, जिसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो या 3 महीने में उसका बीसीआर एबीएल नॉर्मल नहीं हो रहा हो, तब उसमें हम यूज करते हैं। ये बात समझना आवश्यक है। तो दवाई नहीं बदलनी है, आयुर्वेदिक की दवाई पे नहीं जाना है। जो डोज आपको दी गई है निलोटिनिब, डेसाटिनिब और इमैटिनिब की, वो खाना आवश्यक है। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जिन लोगों का वो माइलस्टोन नहीं हो पा रहा या रिफ्रैक्टरी है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दवाई कब बदलनी है, कब इंटॉलरेंस की वजह से बदलनी है, कब साइड इफेक्ट्स की वजह से बदलनी है, कब नॉन रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से बदलनी है या कब म्यूटेशन की वजह से बदलनी है। पर आज इस वीडियो में हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि दवाइयां नहीं छोड़नी, नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हो,
डेटा ये कहता है कि अगर मैं नॉर्मल तरीके से दवाई खाता हूं तो एंटिसिपेटेड है कि मेरी नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 65 साल है तो मैं 65 साल तक अपना नॉर्मल जीवन यापन कर पाऊंगा। धन्यवाद।